नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। आज का टॉपिक है प्रस्तावना, प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल, प्रस्तावना क्या है? याद होगा मैंने कल के वीडियो में बताया था कि संविधान सभा की बैठक हो रही थी। उसी बीच जवाहरलाल नेहरू खड़े होते हैं और बड़े ही अच्छे वक्ता हैं जवाहरलाल नेहरू, और कहते हैं कि मैं इस संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव रखना चाहता हूं जो कि संविधान के ढांचा और दर्शन को प्रदर्शित करेगा। संविधान का ढांचा क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा, यह बताएगा, एक भूमिका बताएगा, एक परिचय पत्र बताएगा। इसी प्रस्तावना को, ये प्रस्तावना की शुरुआत अमेरिका से हुई। सर्वप्रथम पूरी दुनिया में सर्वप्रथम अमेरिका ने अपने संविधान में प्रस्तावना डाला। उसके बाद उसी का अनुकरण करते हुए भारतीय संविधान वेत्ताओं ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान में रखा, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया और पेश किया। एन.ए. पालिकीवाला ने संविधान की इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र बताया कि ये एक आइडेंटिटी कार्ड है या एक परिचय पत्र है कि इसमें संविधान में क्या क्या होने वाला है, इसके बारे में। प्रस्तावना को संविधान का ढांचा और दर्शन कहा जाता है। सबसे पहले अमेरिका में लाया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे बनाया और पेश किया। उसके बाद संविधान की प्रस्तावना में पूरी अभी तक की संविधान बनने के बाद से लेके अभी तक सिर्फ एक बार इस पे संशोधन किया गया है। वह संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में संशोधन किया गया। संशोधन के माध्यम से इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। इन 3 शब्दों को 1976 में जोड़ा गया। इसके बाद इस संविधान में कोई भी प्रकार का संशोधन नहीं था। अब हम बात कर रहे हैं प्रस्तावना की, तो आइए देखते हैं प्रस्तावना में आखिर क्या लिखा गया है। आइए उसको एक बार देख लेते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए अब आगे की बातें करते हैं। प्रस्तावना में क्या क्या है? मैंने अभी आपको प्रस्तावना सुनाया, दिखाया, पढ़ाया, उसमें क्या है, मेन तत्व क्या है, तो उसको देखते हैं। प्रस्तावना में तत्व: शक्ति का स्रोत। प्रस्तावना कहती है शक्ति का स्रोत भारत की जनता होगी। ये मैं कम से कम 50 बार बोल चुका हूँगा अभी तक के वीडियोस में। भारत की प्रकृति कैसी है? प्रस्तावना कहती है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक, ठीक है। और बताती है ये कि प्रस्तावना का जो मेन उद्देश्य है ये क्या है। प्रस्तावना का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता, अवसर की समता और बंधुत्व की स्थापना करना। साथ ही साथ प्रस्तावना संविधान के बन जाने के और अपनाए जाने के, मतलब अपनाया गया, कब अपनाया गया वो डेट देता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था और फाइनली इसको अपना लिया गया, ठीक है। अपनाने का मतलब अपनाया गया 26 जनवरी 1950 में, लेकिन बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। अब मैं बातें करने चल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, जो शब्द लिख रहे हैं, इसके मतलब क्या क्या हैं। ये संप्रभु क्या है, ये समाजवादी क्या है, इनकी बातें करते हैं। संप्रभु का मतलब होता है, इंग्लिश में सॉवरेन बोलते हैं। संप्रभु का मतलब होता है अब भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। इसका एक मतलब ये है कि अब भारत पर किसी भी शक्ति का, भारत के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामले बनाने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। समाजवादी,
समाजवादी का अर्थ है कि भारत में जो समाजवादी 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको लाया गया और इसका अर्थ होता है गरीबी, उपेक्षा, बीमारी, अवसर की असमानता को खत्म करना इसका उद्देश्य होता है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की गई, लोकतांत्रिक समाजवाद की, ना कि साम्यवादी समाजवाद की। लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वह उदाहरण होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में ही लोकतांत्रिक समाजवाद होता है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था और राज्याश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर अर्थव्यवस्था में भागीदारी रखते हैं, जबकि राज्याश्रित में सरकार का ही दावेदारी होता है, निजी क्षेत्र का कोई दावेदारी नहीं होता। मिश्रित के अलावा जो राज्याश्रित बता रहे हैं, जैसे चीन का उदाहरण ले सकते हैं आप। समाजवादी हो गया। और लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, अवसर की असमानता को खत्म करना है। ये बात मैंने बता दी है। धर्मनिरपेक्ष को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में लाया गया। जैसा कि मैं बता चुका हूं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि भारत में सभी धर्म समान हैं, सरकार सभी धर्म को समान समर्थन प्रदान करेगी। साथ ही साथ राज्य के कार्यों में, यानी सरकार के कार्य में धर्म का कोई भी हाथ नहीं होगा। ये समर्थन करेगी धर्मों का बराबर रूप से। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि लोगों पे सारी शक्ति का होना। भारत में शक्ति का सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत भारत की जनता होती है। जैसे कि मैं बता चुका हूँ, शक्ति की स्रोत जनता है। लोकतांत्रिक हो गया। गणतांत्रिक। लोकतांत्रिक व्यवस्था दो प्रकार की होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दो प्रकार की होती है, एक राजशाही होता है और एक होता है गणतांत्रिक। राजशाही में जो सरकार होती है, जो सरकार का प्रमुख होता है, मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है, वह उत्तरदायित्व के आधार पर चुना जाता है। जैसे कि ब्रिटेन का राजा हुआ, वो उत्तरदायित्व के आधार पर चुना जाता है। जबकि गणतांत्रिक लोकतंत्र में जो राज्य का मुखिया होता है, वह चुनाव के द्वारा लोगों द्वारा चुना जाता है। लोगों द्वारा चुना जाता है। गणतंत्र का अर्थ है राजनीतिक संप्रभुता किसी राजा के बजाय लोगों के हाथ में होना और किसी विशेष वर्ग की अनुपस्थिति, विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति गणतंत्र की स्थापना करती है। आगे की बात है न्याय। न्याय की स्थापना रूस की क्रांति 1917 से आया है। न्याय भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। प्रस्तावना ने 3 प्रकार का न्याय दिया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक। और बहुत फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में इसको बढ़िया से बताया गया है, बहुत सारी चीजें दी हैं। स्वतंत्रता की बात करते हैं। भारतीय लोगों की गतिविधि पर किसी प्रकार का अंकुश का ना होना स्वतंत्रता कहलाता है। भारत की संविधान की प्रस्तावना हमें 4 प्रकार की स्वतंत्रता देती है: अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये क्वेश्चन 2018 के और 2018 या 19 के पीसीएस में आया हुआ है और आईएएस ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला चीज़ कि आपको ये जानना कि कैसे प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो 4: अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, 4 प्रकार की देती है। और ये फ्रांस की क्रांति 1789-99 में जब फ्रांस की क्रांति हुई उससे लिया गया है। ठीक है। क्षमता भारत की प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना 3 प्रकार की क्षमता देती है: नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षमता प्रदान करती है। बंधुत्व, आप जानते हैं बंधुत्व क्या होता है, डेट हो गया। अब बात आती है संविधान के एक नए चीज की जो अक्सर पीसीएस मेंस वगैरह में आते रहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना। अभी तक तो मैं एसएसटी लेवल का बता रहा था, ये एसएसटी लेवल का हो गया, या कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चन, उसमें भी पूछ लेते हैं। अब बात आती है एक अच्छे प्रश्न की। अच्छा प्रश्न यहाँ पे उठता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? संविधान का भाग है या नहीं? ठीक।
क्या हुआ, बेरूबाड़ी संघ मामला मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। बेरूबाड़ी संघ मामला, बेरूबाड़ी संघ मामला 1960, ठीक है। बेरूबाड़ी संघ मामला चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। उसमें एक बात उठता है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। एक प्रश्न ये उठा। दूसरा प्रश्न, क्या ये प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्योंकि ये आर्टिकल नहीं है, इसमें आर्टिकल नहीं है, अभी आर्टिकल इसके बाद शुरू होते। क्या ये संविधान का भाग है और क्या इसको हटाया जा सकता है? तो बेरूबाड़ी संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। मस्तिष्क की कुंजी बताया, मस्तिष्क की कुंजी, की ऑफ माइंड। कहा कि उस टाइम संविधान निर्माताओं के दिमाग में कुंजी रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जो आज प्रस्तावना के नाम से जाना जाता है, जो प्रियम्बल के नाम से जाना जाता है। मस्तिष्क की कुंजी बताया और साथ ही साथ बेरूबाड़ी संघ में संविधान का भाग मानने से इनकार कर दिया कि संविधान का भाग नहीं है, ठीक है, संविधान का भाग नहीं है माना। लेकिन लगभग एक दशक के बाद जब केशवानंद भारती, भारत का सबसे मशहूर केस केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको बात समझने में आसानी होगी। आप नोट्स लेके इसको बनाते रहिए, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, जान लीजिए कि रात के 12 बज रहे हैं इस टाइम पे, और इस टाइम मैं अभी तक वीडियो ही बना रहा हूँ। समझ सकते हैं कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ। केशवानंद भारती केस जो है, केशवानंद भारती केस भारत का सबसे सुप्रसिद्ध है। हाल ही में अभी केशवानंद जी का मृत्यु हुआ तो ये फिर से चर्चा का विषय हो गया। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरूबाड़ी संघ वाले बात को पलट दिया। बेरूबाड़ी संघ वाले बात को पलट दिया और कहा कि इस प्रस्तावना जो है वह एक आंतरिक भाग है। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग, प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग है और यह एक अभिन्न अंग भी है, अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का आंतरिक भाग होने के साथ साथ प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है जिसको अलग नहीं किया जा सकता, पूरी तरह निकाल के फेंका नहीं जा सकता, बेकार नहीं है। मस्तिष्क की कुंजी थी लेकिन ये अभिन्न भाग है। ये हमारी प्रस्तावना को बताता है कि कैसा है। केशवानंद भारती केस में, ये वही केशवानंद भारती केस है जिसमें आर्टिकल 368 पे जब संशोधन पे बात चल रही थी तो उसने मूल ढांचा का कॉन्सेप्ट ले आया था, बेसिक स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट ले आया था। ये वही केस है, बेसिक स्ट्रक्चर। ये वही केस है जिसने 42वें संविधान संशोधन 1976 की पृष्ठभूमि बनाई। ये वही केस है, ठीक है। अभी उनकी बातें धीरे धीरे होती रहेंगी, पॉलिटिक्स की बहुत सारी बातें हैं, धीरे धीरे करेंगे तो अच्छा लगता है, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बहुत मेहनत हो रही है, हम अकेले ही बड़ा मेहनत कर रहे हैं। अभिन्न अंग माना, ठीक है। इसके बाद एक और केस आया, मतलब अब मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रस्तावना अभिन्न अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। जब इसने 1973 में मान लिया, 1973 में जब केशवानंद मान लिए कि अभिन्न भाग है, उसके 3 साल बाद 1976 में इसमें 42वें अमेंडमेंट एक्ट यानी संविधान संशोधन एक्ट 1976 के थ्रू 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और एक और शब्द जोड़ा गया है। कौन सा? अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए इसमें जब केशवानंद भारती ने मान लिया। LIC केस 1995 में
एक बार फिर संविधान के 1973 की जो निर्णय था उसके विरुद्ध याचिका डाली गई। LIC केस 1995 में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसको आंतरिक हिस्सा ही माना। ठीक है, इतनी बातें हो गई। उसके बाद ये पृष्ठभूमि बन गई। कहने का मतलब ये था कि संविधान जो है आंतरिक भाग है, हाल ही का निर्णय है, 1973 के बाद आंतरिक भाग माना गया। और संविधान दर्शन देता है, प्रस्तावना दर्शन और ढांचा प्रदान करता है, और प्रस्तावना गैर न्यायोचित होता है। गैर न्यायोचित होता है, गैर न्यायोचित, थोड़े हिंदी के कठिन शब्द हैं। यानी अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय में नहीं जा सकते। प्रस्तावना के किसी भी बात का उल्लंघन होने से आप न्यायालय में नहीं जा सकते। अभी इस पे स्टार बना रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, मैं एक शब्द और बोलूँगा आगे। ठीक है, यहाँ पे स्टार बना रहे हैं। उसके बाद एक और बात है, प्रस्तावना ना तो शक्ति प्रदान करता है, किसी विधायिका को शक्ति प्रदान करता है, और ना ही शक्ति का स्रोत है। बशर्ते एक निर्णय में एक सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था, डिसीजन के बाद एक कहा गया कि प्रस्तावना हालांकि गैर न्यायोचित है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो संविधान के प्रस्तावना को एक उदाहरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है किसी केस में। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हुआ है। ठीक है, जैसे अब आप ये सोचिए कि लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, छोटे छोटे शब्द लिख रहा हूं, धर्मनिरपेक्ष हुआ, और क्या था, धर्मनिरपेक्ष हुआ, अखंडता आदि जो ये भावनाएं हैं, ये संविधान के कहीं भी आपको मिलने वाले नहीं हैं, सिर्फ प्रस्तावना में लिखे गए। लेकिन अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि प्रस्तावना के खिलाफ जाके आप लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक देश को राज्यशासित देश बना सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते। तब ये बात आ जाती है, एक उदाहरण कानून के साक्ष्य के रूप में प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है। बस प्रस्तावना में इतना ही। अब अगला वीडियो होगा आर्टिकल 1 से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, और कम से कम 3-4 लोगों को आप शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आई, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ जुड़िए आप लोग। और मुझे बताइए कमेंट के माध्यम से कि क्या कमियां रखता हूं आपको पढ़ाने में, या क्या सुधार कर सकता हूं जिससे मैं बेहतर से बेहतर बन सकूं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।